अभय दुबे जी, सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया। 1 और 5 तारीख को वोटिंग हो रही है, 72 दिन है 8 दिसंबर और 18 फरवरी के बीच में जब सरकार वहां खत्म होगी। यही दलील उन्होंने दी है बाद में गुजरात के चुनावों का ऐलान करने के पीछे। राजीव कुमार मुख्य चुनाव आयुक्त ने, संतुष्ट हैं आप इससे? देखिए, संतुष्ट और अभय जी वो ये भी गिना रहे थे कि जब आप लोगों के पक्ष में नतीजे आ जाते हैं तब चिट्ठियां बंद हो जाती हैं, जो आप लोग लिखते हैं चुनाव आयोग को कि ईवीएम खराब है, ईवीएम में गड़बड़ियां हैं। जैसे ही चुनाव जीत जाते हैं उसके बाद चिट्ठियां बंद हो जाती हैं। आज तो समूचा गुजरात प्रांत भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कितनी गड़बड़ियां हैं उसकी बात कर रहा है। दूसरी बात यहाँ ये भी स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि आप जैसा राजनीतिक दल गुजरात की लड़ाई में सिर्फ टेलीविजन चैनलों की बहस तक सीमित है। पिछले चुनाव में सिर्फ 29,000 वोट मिले थे उनको। भारतीय जनता पार्टी को 1,47,00,000 वोट मिले थे, तो कांग्रेस पार्टी को 1,24,00,000। सारी की सारी सीटों पर जमानत जब्त आपकी हो गई थी। उनसे अधिक अच्छा परफॉर्मेंस एनसीपी का था, जिनको 1 लाख देखिए ना सर, दो चीजों पर आप घेरते हैं, एक तो चुनाव आयोग पर और एक आम आदमी पार्टी दिख नहीं रही है। पंजाब में भी आप लोग यही कह रहे थे कि सिर्फ टीवी डिबेट में आम आदमी पार्टी वाले दिखते हैं। आपने देखा पैरों के नीचे से जमीन खींच ली उन्होंने। इधर कांग्रेस का जो आरोप था उस पर तो सीधा जवाब दिया है ना मुख्य चुनाव आयुक्त ने। शब्दों से ज्यादा अहम हमारे कदम है, हमारा एक्शन, सटीक नतीजे ज्यादा महत्वपूर्ण। उन्होंने यहां तक कहा कि हमें खूब सारी चिट्ठियां आती हैं ईवीएम को लेकर, लेकिन जैसे ही चुनावी नतीजे उन पार्टियों के पक्ष में आ जाते हैं वो चिट्ठियां लिखना बंद कर देते हैं। तो अगर आपको ईवीएम के साथ प्रॉब्लम है सर, तो आर पार की लड़ाई फिर होनी चाहिए। सुधांशु त्रिवेदी जी भी अब हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे एक शुरुआती प्रतिक्रिया लेकर मैं अभय जी फौरन आपके पास आऊंगी। तमाम आरोपों के उन्होंने जवाब दिए हैं, लेकिन बड़ी लड़ाई है। और वो प्रश्न जो मैंने पहले किया था कि पिछला चुनाव कांग्रेस पार्टी ने जबरदस्त तरीके से आपको चुनौती दी थी। हालांकि 19 सालों की एंटी इनकम्बेंसी थी सुधांशु जी, आप 99 पे अटक गए थे, आउट हो गए थे, 77 पे वो गए थे। सबसे मुश्किल चुनाव 2017 का बताया जा रहा है। 1990 के बाद पहली बार 100 से कम सीटें बीजेपी की आई थी। ऐसा 5 सालों में आपने क्या किया है? क्योंकि रूपानी जी को हटाया, भूपेंद्र पटेल को लाए, उनके चेहरे को लेकर बहुत लोग तो मुख्यमंत्री हैं ये भी नहीं जानते हैं। कैसे जीतेंगे गुजरात? देखिए, सत्य है 2017 का चुनाव था, वो पाटीदार आंदोलन के चलते हुए एक अलग प्रकार की परिस्थिति थी और वह चुनौतीपूर्ण स्थिति थी। परंतु अब अगर आप देखें तो गुजरात के अंदर जो हमारे 3 मुख्य बिंदु हैं, पहला यह है कि विकास के जो कार्य किए, दूसरा गरीब कल्याण के जो कार्य किए, और तीसरा गुजरात का गौरव भी बढ़ाया है। इन तीनों के आधार के ऊपर जनता आज हमारे साथ है। और अंजना जी, चुनावी शंखनाद होने के साथ जो बहुत चर्चा की जा रही ना, 3 पार्टियां चुनाव मैदान में हैं, जानते हैं वो किस किस कारण से हैं? कांग्रेस पार्टी सिर्फ अपनी जमीन बचाने के लिए चुनाव मैदान में है, आम आदमी पार्टी सिर्फ हैसियत बनाने के लिए चुनाव मैदान में है, और केवल भारतीय जनता पार्टी ही सरकार बनाने के लिए चुनाव मैदान में है। बहुत स्पष्ट रूप से सभी पार्टियों की भूमिका है। और वह राज्य जहां से प्रधानमंत्री जी आते हैं, जो गृह मंत्री जी का भी गृह राज्य है, स्वाभाविक रूप से गुजरात की जनता ने एक ट्रेंड चेंज किया था। जब पहली बार हमारी सरकार आई थी 95 में, और 97 से तो हम लगातार हैं, उस समय याद करिए पूरे देश में एक एंटी इनकम्बेंसी कॉन्सेप्ट होता था। कोई भी राज्य में एक सरकार आती थी दोबारा चली जाती थी। गुजरात ने उस अवधारणा को बदला और प्रो इनकम्बेंसी का कॉन्सेप्ट आया। और आज आप देखिए, हमने उत्तर प्रदेश में दोबारा सरकार बनाई, उत्तराखंड में दोबारा सरकार बनाई, जो 40-40 साल तक कभी दोबारा नहीं आए थे। प्रदेश में हमने दोबारा सरकार बनाई। तो मानवीय बात है, जो विचार ही शुरू किया था गुजरात ने, तो उसको और मुकाम तक पहुंचाने में गुजरात का यह चुनाव एक मील का पत्थर साबित होगा। और हम पिछली सभी जीतों का रिकॉर्ड तोड़ते हुए और अच्छे मतों से यहां पर जीत हासिल करेंगे। पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ देंगे अभय जी, उनका दावा है। हाँ, देखिए, विनम्रता से मैं कहना चाहता हूं, डबल इंजन की सरकार ने गुजरात को डबल तरीके से डुबाया है। अब गुजरात में कंपनी राज समाप्त होगा और कॉमन मैन की सरकार कांग्रेस के नेतृत्व में बनेगी। सुधांशु जी ने कहा कि प्रधानमंत्री जी गुजरात से आते हैं, गृह मंत्री जी गुजरात से आते हैं। फिर ये बताइए कि आप देश भर में ढिंडोरा पीटते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी सरप्लस स्टेट गुजरात है। ये नोटिफिकेशन मार्च के महीने में इस वर्ष क्यों जारी करना पड़ा कि गुजरात के सारे उद्योग एक दिन सप्ताह में अपना कारोबार बंद रखें, क्योंकि हमको गंभीर बिजली के संकट से गुजरना पड़ रहा है।
गुजरात सरकार में आप लोगों की सत्ता की सरपरस्ती में 34 परीक्षाओं में, भर्ती परीक्षा हो या स्कूल कॉलेज की अभय जी, परीक्षाओं में अभय जी, पेपर लीक मुझे हुए, एक बात पेपर बताइए। आउट हुए। एक अभी जो आरोप मोरबी में- लगा रहे थे सुनिए ना। सुधांशु जी, सर आप तमाम बातें कहिएगा, आप ही का मौका है, आप ही बोलेंगे। मैं तो सिर्फ ये पूछ रही हूं कि फिर कांग्रेस पार्टी ताकत झोंक क्यों नहीं रही है? अगर आपको लग रहा है कि बिजली से लेकर शिक्षा, ये तमाम मुद्दे हैं जिसमें डबल इंजन की सरकार फेल हुई है, ताकत झोंक क्यों नहीं रहे हैं? क्यों नहीं दिखते हैं आपके नेता वहां पर चुनौती देते हुए? ये सवाल, क्योंकि सुधांशु जी कह रहे हैं कि आप लोग सिर्फ जमीन बचाने के लिए इस बार चुनाव वहां पर लड़ रहे हैं। ऐसी छवि क्यों? और क्या मतलब रैलियों का कोई असर ही नहीं होता है? कांग्रेस पार्टी को अचानक ये गुजरात चुनाव के पहले ये अचानक से बुद्धि जाग गई है कि हमें वहां पर रैली करने की अब जरूरत ही नहीं है गुजरात में। नहीं अंजना जी, ये बार बार प्रश्न किया जा रहा है कि राहुल गांधी जी की यात्रा क्यों नहीं, भारत जोड़ो यात्रा। राहुल गांधी जी गुजरात प्रांत के घर घर और गांव गांव तक पहुंचे। कैसे पहुंचे? 1,38,00,000 डोमेस्टिक इलेक्ट्रिसिटी के कंज्यूमर्स हैं, 300 यूनिट तक बिजली माफ, 90% घरों का बिजली का बिल जीरो गुजरात प्रांत में होने वाला है। 3 लाख रुपए तक का किसानों का कर्जा माफ। जो 53,19,000 किसान परिवार गुजरात में रहते हैं, जिनमें पिछले वर्षों की सेंसस एग्रीकल्चर उठा के देखें तो मार्जिनल और स्मॉल फार्मर 4 लाख बढ़ गए। उनको, उनके परिवारों तक सीधा कर्ज माफी की योजना पहुंचेगी। हमने जो 72 कर्मचारी संगठन बीते कई महीनों से हड़ताल और प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हम उनको पुरानी पेंशन योजना राहुल। अब हम आपको जरा दिखा देते हैं कि 182 सीटों पर चुनावी तारीखों पर सबकी नजर थी आज सुबह से, और अब हमने इस भव्य अंदाज में आपको दिखा रहे हैं। हम 1 दिसंबर को पहली वोटिंग होनी है, 5 को दूसरे चरण की वोटिंग होनी है, और फिर 8 दिसंबर को हिमाचल प्रदेश के साथ ही यहां पर भी नतीजों का ऐलान होगा, गिनती होगी। 182 सीटें हैं, 182 कुल सीटें हैं, और सभी तरफ से दावों की शुरुआत हो गई है। हालांकि कांग्रेस पार्टी की तरफ से मुझे लगता है अभय जी ही कर देंगे, लेकिन बीजेपी हो, अरविंद केजरीवाल हो, आम आदमी पार्टी की तरफ से सभी जीत का दम भर रहे हैं। और ये पूरा महीना, क्योंकि 12 नवंबर को हिमाचल प्रदेश में वोटिंग हो रही है एक ही चरण में, 8 को वहां पर भी काउंटिंग होनी है, और अब गुजरात की चुनावी तारीखों का ऐलान हो गया है, और 1 और 5 को वहां पर वोटिंग होगी दिसंबर में, और फिर 8 दिसंबर को ही हिमाचल प्रदेश के साथ काउंटिंग हो जाएगा। जो सबसे बड़ा आरोप अब तक चुनाव आयोग पर लग रहा था वो यही कि बीजेपी को फेवर कर रहे हैं, निष्पक्ष नहीं है चुनाव आयोग, तारीखों का ऐलान एक साथ क्यों नहीं किया हिमाचल और गुजरात का। इस पर मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा है कि हमारे शब्द और हमारे कदम एक जैसे हैं, और इसी वजह से उसका असर दिखेगा आने वाले वक्त में। संजीव जी, जल्दी से एक रिएक्शन आपसे, क्योंकि कांग्रेस पार्टी तो यही कह रही है कि आप लोग टीवी डिबेट में ही खाली दिखते हैं, जमीन पर है नहीं, कुछ कर नहीं पाएंगे, सिर्फ बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। गुजरात में एक पारंपरिक वोट बैंक है कांग्रेस पार्टी का, जिसको उन्होंने ओवर द ईयर्स, हम तो कई बार के नतीजे दिखा रहे हैं अपने टेलीविजन स्क्रीन पर, उन्होंने कुछ हद तक उसको बरकरार हमेशा रखा है। अगर आप देखें तो ट्राइबल एरियाज है, नॉर्थ गुजरात है, उत्तरी गुजरात है, कई जगहों पर। संजीव जी, शायद उन तक आवाज नहीं पहुंच रही। उसी पारंपरिक कांग्रेस के वोट बैंक पर सुधांशु जी आपकी प्रतिक्रिया। देखिए, आपने पारंपरिक कांग्रेस का वोट बैंक कहा तो मैं याद दिलाना चाहता हूं, जब से हमारी सरकारें आई हैं तब से लोगों को लगने लगा है कि यहां पर हमने विकासवाद को स्थापित किया है, जाति वर्ग की राजनीति समाप्त की है। पारंपरिक वोट बैंक क्या था कांग्रेस का? अंजना जी याद करिए, माधव सिंह सोलंकी जी का फार्मूला, खाम, KHAM, 4 जातियों का नाम, जात बिरादरी में समाज को बांटकर तुष्टीकरण की राजनीति को ओढ़कर ये आने का सत्ता में आते थे, और कई बार आने में सफल भी हुए थे। परंतु जो जो जनता प्रबुद्ध होती गई, जो जो मीडिया भी स्वतंत्र होता गया, सूचनाएं लोगों के पास आने लगी, साक्षरता बढ़ने लगी, क्यों तो ये पारंपरिक वोट बैंक का जो तिलिस्म था वो समाप्त होने लगा। इनका तो वोट बैंक जात बिरादरी का था। हर गुजरात के व्यक्ति को याद है कि खाम इनका एक फॉर्मूला होता था जो अब पूरी तरीके से समाप्त है। अब मैं एक बात ये भी कहना चाहता हूं, चुनाव आयोग पर जो ये लोग आरोप लगाने का जब तक प्रयास करते हैं, आम आदमी पार्टी 90% सीटें पाती है। ये छत्तीसगढ़ में 2/3 से अधिक बहुमत पाए हुए हैं, 3/4 के लगभग बहुमत, तो समस्या नहीं। अरे सामान्य सी बात है, हिमाचल पर्वतीय राज्य है,
हिमाचल में ठंड जितनी अवॉइड हो सके, जो जो हम दिसंबर के फर्स्ट वीक तक जाते तो वहां मौसम अलग प्रकार का हो जाता। अब यदि हम दोनों का अलग अलग रिजल्ट अनाउंस करते, तब यह आरोप लगाते कि 20 दिन पहले एक का परिणाम आएगा तो उस राज्य का परिणाम दूसरे को प्रभावित कर देगा। अब वही अगर हम कहें कि चूंकि 15-20 दिन के अंतराल पे दो राज्य हैं, दोनों एक साथ होने चाहिए, तो नहीं जी, वो नहीं होने चाहिए। भाई गुजरात में ठंड नहीं पड़ती है, उसके अनुसार अलग व्यवस्था है। फिर जो पैरामिलिट्री फोर्सेस के डिस्ट्रीब्यूशन में, हिमाचल छोटा राज्य है पर भौगोलिक दृष्टि से वहां पर मूवमेंट थोड़ा दुर्गम होता है। मतलब कुल मिलाकर किसी न किसी विषय के ऊपर विघ्न पैदा करके और उसमें संतोष उत्पन्न करने का प्रयास जो विपक्षी दलों का है, ये बहुत सकारात्मक नहीं है। और अभी हमारे अभय जी कह रहे थे कि जनता तक ये पहुंचना वो पहुंचना। अरे जनाब, राहुल गांधी की यात्रा तो पहुंच नहीं रही है गुजरात में, बाकी आप कह रहे हैं जनता तक ये पहुंचना, जनता तक वो पहुंचना है। अंजना जी देखिए कितनी मजेदार बात है। कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जो अपने को कहती है कि गांधी की विरासत के एकमेव स्वघोषित वन एंड ओनली एक्सक्लूसिव कॉपीराइट होल्डर हम हैं। दूसरी तरफ वो पार्टी जो नए नवेले कूदे हैं, वो अपने को सीधे कृष्ण का अवतार घोषित कर दिए हैं। वो कह दिए मैं जन्माष्टमी को जन्म लिया था, ये नहीं कहा मैं कृष्ण का भक्त हूं, मैंने जन्माष्टमी को जन्म लिया, यानी इक्वलेंसी उन्होंने दिखाने का प्रयास किया। मगर आप पूछिए पोरबंदर और द्वारका को किसने टच किया? गुजरात गौरव यात्रा में हमारी एक यात्रा द्वारका से पोरबंदर तक चली, तो भगवान कृष्ण के स्थान से लेके गांधी जी का स्थान तो हम तय कर रहे हैं और बाकी सिर्फ जबानी जमा खर्च कर रहे हैं। तो गुजरात की प्रबुद्ध जनता इन चीजों को देख रही है। दुबे जी, शंकर सिंह वाघेला पूर्व मुख्यमंत्री को आपने कांग्रेस में जोड़ लिया है। मेरा सवाल आपसे यह है, जिस खाम फॉर्मूले का जिक्र कर रहे थे सुधांशु जी, उनका सीधा बयान है कुछ महीनों पहले का। वो कहते हैं कि खाम फॉर्मूले पर फिर से कांग्रेस पार्टी को काम करना चाहिए। उनका यह भी बयान है कि जीपीसीसी के जो आपके अध्यक्ष हैं उनमें बदलाव करना चाहिए, गुजरात प्रदेश कांग्रेस कमेटी के। आखिरकार देखिए, चुनाव में एक चेहरा तो चाहिए ही होता है ना सर, जो आकर्षण का केंद्र बने। वो कौन है कांग्रेस पार्टी की तरफ से? अंजना जी बहुत अच्छा सवाल पूछा। गुजरात में आखिर चेहरा कौन है? खाम तो और चेहरा दोनों पर। हाँ, वो महात्मा गांधी का प्रदेश जहां पर शराबबंदी आजाद भारत में लागू की गई थी, तो वो चेहरा बनेंगे। जिस प्रकार बोटाद जिले में रोजीट ग्राम पंचायत के सरपंच चिट्ठियों पर चिट्ठियां लिखते रहे गांव वाले कि जहरीली शराब बांटी जा रही है, मार्च के महीने में चिट्ठियां लिखी उन्होंने, और जुलाई में 50 से अधिक लोग जहरीली शराब के काल के गाल में समा गए। उन्हें 2 लाख करोड़ रुपए का सेमी टेलकम पाउडर अफगानिस्तान के रास्ते से गुजरात प्रांत से ड्रग्स निकल गया। सरकार कुछ कहने को तैयार नहीं है, तो वो करोड़ों करोड़ नागरिक उसका बदला लेंगे। वो प्रांत के नागरिक बदला लेंगे जिनको 34 भर्ती परीक्षाओं में और परीक्षाओं में घोटाले किए, क्या फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती हो, क्या हेड क्लर्क की भर्ती परीक्षा। आप विकल्पना कीजिए, अभी हम चर्चा कर रहे हैं उसके कुछ दिन पहले 13 अक्टूबर को बीबीए बीकॉम का पर्चा राजकोट में लीक हुआ। दक्षिण गुजरात में उसके पहले बीकॉम बीए का पर्चा लीक हुआ। 28 मार्च को फॉरेस्ट गार्ड का पर्चा लीक हुआ। 12 दिसंबर को हेड क्लर्क का। तो ये देश भर के सारे भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों में युवाओं के भविष्य को बेचने की का काम किया जा रहा है। वो गुजरात की जनता देख रही है। गुजरात की जनता ये भी देख रही है कि किस प्रकार 99,000 जो फॉरेस्ट राइट एक्ट हमने आदिवासी भाइयों को जल जंगल जमीन का अधिकार 2006 में दिया था, वो ठगे से महसूस कर रहे हैं। हाई कोर्ट के हाल ही में अहमदाबाद हाई कोर्ट का ऑर्डर है कि किस प्रकार ग्राम पंचायत के स्तर पर आदिवासियों के भविष्य को ठग लिया गया, उस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। अब मेरे प्रश्न पे भी आ जाइए एक बार अभय जी। जी देखिए, तो यही फॉर्मूला गुजरात में काम करेगा कि किस प्रकार नौजवानों के भविष्य को अंधकार में डाला, किस प्रकार आदिवासी भाइयों के, किस प्रकार किसान के। तो ये एक नया गुजरात का जो खाम की अपेक्षा एक नया फॉर्मूला है जिसमें प्रत्येक वर्ग, अभी मोरबी में देखिए तो सही, एक बड़ी कंपनी और कुछ अधिकारियों को बचाने के लिए क्या खेल खेला जा रहा है। सुधांशु जी, समाचार पत्रों में एक रिएक्शन इस पर। मोरबी पर तो चुनाव आयुक्त ने भी कहा है, ठीक है, मोरबी पर ही सवाल करिए उनसे। मुख्य चुनाव आयुक्त ने भी कहा, जब आज तक की तरफ से हमारे सहयोगी ने सवाल किया कि आपने डेट क्यों एक साथ अनाउंस नहीं किए, क्यों लेट से किया है, तो उन्होंने एक फैक्टर मोरबी को भी बताया। उन्होंने कहा कि घटना हुई थी और इसी को लेकर तो विपक्ष घेर रहा था। देखिए, मोरबी की जो घटना है वो सिर्फ दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण नहीं है, निश्चित रूप से हृदय विदारक है।
आपने देखा, परंतु घटना होने के बाद सरकार ने जिस शीघ्रता के साथ, संवेदनशीलता के साथ कार्य किया, 15 मिनट के अंदर रैपिड एक्शन फोर्स पहुंची है। एक, इसमें दो पक्ष थे, एक पहले बचाव कार्य करना, दूसरा दोषियों को सजा देना। अब आप ये बताइए, दोषियों को सजा देने के लिए प्रधानमंत्री जी ने जाकर जिले स्तर पर जाकर बैठक की समीक्षा की है। इससे अधिक संवेदनशीलता मेरे ख्याल से केंद्र के स्तर पर सरकार का किसी भी घटना के लिए नहीं हो सकता। प्रधानमंत्री जी ने बोला था मेरा मन हाथ अलग है, और मैं दर्शकों के संज्ञान के लिए बता देना चाहता हूं, मोरवी के साथ मोदी जी का मन आज से नहीं जुड़ा है। 1979 में मोरवी में आज तक की सबसे भीषण बाढ़ आई थी। तब संघ के युवा स्वयंसेवक के रूप में जाकर उन्होंने वहां पर जो कार्य किया था वो पुराने बुजुर्ग लोगों को आज तक याद है। तो प्रधानमंत्री जी की जो संवेदनशीलता है, और शासन प्रशासन में, चाहे हमारे मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल जी हों अथवा प्रदेश अध्यक्ष हों या गृह मंत्री जी हों, यह निश्चित समझिए कि कठोर निर्णय होगा, और जो लोग भी इसमें दोषी हैं उनको सजा एग्जेम्पलरी मिलेगी। और उसके लिए जो स्पेशल टास्क फोर्स गठित की है वो बहुत तेजी के साथ काम कर रही है। कुछ ही समय में उसकी रिपोर्ट भी आ जाएगी। ठीक है, ठीक है।